नमस्कार, मैं नीलेश दुबे हमारे RAIS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। अब हम लोगों ने जैसा कि अपने मध्यकालीन भारत की कक्षाएं प्रारंभ की थी, तो नोट्स के माध्यम से लगातार आपको बैच में लगातार नोट्स दिए जा रहे हैं और उन्हीं नोट्स का डेली बेसिस पर हम इवनिंग में अपना क्विज़ेस के माध्यम से आपका टेस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपका जैसे हमने जो स्टार्टिंग के टॉपिक थे मध्यकालीन भारत में, जैसे सिंध प्रारंभ आक्रमण है, मोहम्मद गोरी है, महमूद गजनवी, ये सारे टॉपिक हमने खत्म कर दिए थे। अभी जो दिल्ली सल्तनत जो टॉपिक आता है मध्यकालीन भारत में, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं इस बात को बता रहा हूं कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और लोगों के लिए ये टॉपिक थोड़ा सा समझना और उसको थोड़ा सा याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसी रणनीति, इसी कारण की वजह से मैंने क्या किया है, देखिए पहले आपको अपने बैच में डेली बेसिस पर नोट्स के माध्यम से सारी चीज़ें दिल्ली सल्तनत की आपको प्रोवाइड कर दी। आपने उस नोट्स को अच्छे से पढ़ा होगा आपने, और डेली हमारे जो शाम को क्विज़ेस होती हैं, डेली आपने हर टॉपिक में पार्टिसिपेट किया। तो जब आपने इस तरीके का प्रोसेस से आपने पढ़ लिया तो आप ये मानिए कि दिल्ली सल्तनत में लगभग 60% चीज़ें आप लोगों को तैयार हो गई होंगी। अब लेकिन कुछ लोग उन चीज़ों को पहली बार पढ़ रहे होंगे तो उनको तो बहुत दिक्कत आ रही होगी इस टॉपिक को पढ़ने में, क्योंकि थोड़ा सा ये जटिल टॉपिक और इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये भी निश्चित मैं अभी बता दे रहा हूं। तो उसी के लिए मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियोस के माध्यम से अब ये सोचा है कि ये टॉपिक आपका हम पूरा वीडियोस के माध्यम से कवर कराएंगे दिल्ली सल्तनत का। आपने नोट्स के माध्यम से पढ़ लिया, टेस्ट क्विज़ के टेस्ट के माध्यम से पढ़ लिया। अब आपको बस करना इतना होगा कि नोट्स आपके पास हैं, लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। जो अलग से एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेंगे जो आपके नोट्स में अगर छूट गए हैं तो वो आपको अलग से नोट कर लेना है। बाकी देखिएगा मैं दिल्ली सल्तनत आपको कितनी आसान भाषा में बताऊंगा, बस आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि उन जो मैं अभी सारी चीजें आपको बताऊंगा टॉपिक से रिलेटेड, बस आपको देखते चले जाना है और सुनते चले जाना है। अभी देखिएगा पूरी दिल्ली सल्तनत की धीरे धीरे पूरी जो सेटअप है, पूरा सल्तनत काल आपको डायरेक्टली पूरा याद हो जाएगा दिल्ली सल्तनत। बस आपको हमारे वीडियोस आपको बस अब कंटिन्यू देखने हैं, फिर देखिएगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी एक लेवल होगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत में। तैयारी का लेवल आप खुद देखेंगे कि कितना अच्छा होगा। तो दिल्ली सल्तनत में आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, आज से दिल्ली सल्तनत की क्लासेस, और लगातार क्लासेस आपको दिल्ली सल्तनत की सारी मिलेंगी। तो आपकी जिम्मेदारी यही है कि सारा वीडियो आपको कंसंट्रेट होकर डेली का डेली देखना है और नोट्स से ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हमारा है दिल्ली सल्तनत। सारी चीजें नोट्स में ऑलरेडी प्रोवाइड की जा चुकी हैं, बस आपको बस यहाँ पे समझना है चीज़ों को और बिल्कुल कहानी की तरह देखिएगा, आपको भी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो दिल्ली सल्तनत आपका ये टॉपिक है। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक ये सल्तनत काल रहा, कब से कब तक इस सल्तनत काल में जितने भी राजवंश रहे, कब से कब तक राजवंशों ने शासन किया, उनके जो शासक हुए उनमें कब से कब तक शासन किया। तो इसका जो सल्तनत काल का वर्ष है हमारा, ये 1206 से स्टार्ट होता है और 1526 ईस्वी तक जाता है। दिल्ली सल्तनत जो है हमारा 1206 से स्टार्ट होता है, 1526 ईस्वी तक जाता है। अब देखिए पहली ही लाइन से क्वेश्चन निकलेगा, पहली ही लाइन से क्वेश्चन निकलेगा, बस गौर करने वाली बात है। अब इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का जो काल था पूरा, जो अलग अलग राजवंश इसमें निकल कर आते हैं, तो सभी राजवंशों ने मिलाकर दिल्ली सल्तनत का पूरा कितने वर्षों तक शासन किया। तो आप यहीं से निकाल लीजिए कितने वर्षों तक शासन किया। 320 वर्ष निकल के आ रहा है, देखिए 320 वर्ष। ठीक है, देखिए तो दिल्ली सल्तनत का काल जो है हमारा कितने वर्षों का निकल के आया, 320 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत के शासकों ने शासन किया था। पहला क्वेश्चन देखिए, ये हिडन क्वेश्चन है, जो लोग ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन इन्हीं से आ जाता है। ठीक है, तो पहला हिडन क्वेश्चन आपने देख लिया। अब दिल्ली सल्तनत में मैंने ऑलरेडी आपको सिलेबस जब बताया था, सारे राजवंश को बताया हुआ है ऑलरेडी, सारे राजवंश में कौन कौन से शासक रहे हैं वो सारा बताया हुआ है। लेकिन अब इधर पे हम हर राजवंश को खोल के डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। तो इसमें से सबसे पहले तो 5 कौन कौन से वंश रहे दिल्ली सल्तनत में, उस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला दिल्ली सल्तनत में एक वंश निकल के आएगा, गुलाम वंश, जिससे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। गुलाम वंश, गुलाम वंश को जो है हम
आरंभिक तुर्क सुल्तान भी बोलते हैं इस वंश को, आरंभिक तुर्क शासक वंश भी बोलते हैं। तो गुलाम वंश को आरंभिक तुर्क शासक भी बोलते हैं, इनमें आरंभिक तुर्क शासक या फिर आदि तुर्क शासक, आदि तुर्क शासक भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसी में से ये तो नॉर्मली सभी को पता होता है। अब यहीं पे देखिएगा इस वंश को जो है ममलूक वंश भी बोलते हैं, ममलूक वंश। अब ममलूक वंश क्यों बोला गया? देखिए, जो इस वंश की शुरुआत होती है गुलाम वंश की कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा होती है, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम होता है। तो इसीलिए इतिहासकारों ने प्रारंभ में इस वंश का नाम गुलाम वंश दे दिया। लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगले शासक होते हैं, जैसे रजिया है, उसके भाई हैं, तो जो अगले शासक निकल के आते हैं तो वो तो पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके थे, उनके माता पिता भी स्वतंत्र हो चुके थे रजिया के, और भी अदर सब शासक हुए। तो इतिहासकारों ने सोचा कि ये जो गुलाम वंश नाम है ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, क्योंकि सभी शासक तो इसमें गुलाम नहीं है ना। हाँ, माना कि आरंभिक जो शासक हुए इस वंश में वो गुलाम रहे, लेकिन आगे चल के जो शासक हुए वो पूरी तरह से गुलामी की दास्ता से मुक्त हो चुके थे। तो इसी वजह से इस जो इतिहासकारों ने इस वंश का नाम ममलूक वंश रख दिया। तो ममलूक शब्द जो है कहां से निकल के आया, इसका मतलब क्या होता है? तो ममलूक बेसिकली जो है एक व्यक्ति का नाम था। 9वीं सदी में एक व्यक्ति था ममलूक नाम का, पहले वो गुलाम था, बाद में वो सरदार हुआ, और उसकी कहानी कुछ ऐसी रही कि उसका जो इस्लामी जगत में उसका सम्माननीय रूप से नाम लिया जाने लगा। तो ममलूक का सीधा सा मतलब है कि जिसके माता पिता स्वतंत्र हो, स्वतंत्र शासक के रूप में इन्होंने अपना शासन किया हो, सीधा सा ममलूक का मतलब है। तो इसीलिए इस वंश को इतिहासकारों ने ममलूक वंश भी नाम दे दिया। तो इस वंश के देखिए 4 नाम हैं। गुलाम वंश, इसी को आरंभिक तुर्क शासक भी बोलते हैं, आदि तुर्क शासक भी इसी वंश में देखने को मिलते हैं, और ममलूक वंश भी इसी का नाम है। अब इस वंश के समय की बात की जाए तो ये वंश जो है हमारा 1206 से 1290 तक ये वंश पूरा देखने को मिलता है, गुलाम वंश। ठीक है, दूसरा वंश कौन से निकल के आएगा? खिलजी वंश। ये सारी चीजें मैंने आपको सिलेबस में बहुत ही डिटेल में बताई हैं, और आपने सारी चीजें उम्मीद करता हूँ याद भी कर लेंगे अभी तक बहुत अच्छे से। ये मानिए कि उसी का एक बार रिवीजन हो रहा है। खिलजी वंश, तो खिलजी वंश में इसका अप्रोप्रिएट समय क्या होता है? कब से कब तक खिलजी वंश के शासकों ने शासन किया? 1290 से लेके 1320 तक। ठीक है, इसके बाद तीसरा वंश कौन सा निकल के आता है? तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश की शुरुआत कब से होती है? 1320 से तुगलक वंश की शुरुआत होती है। और बेसिकली देखा जाए जो तुगलक वंश है जो 1412 तक चलता है। ठीक है, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है नासिरुद्दीन महमूद, तैमूर के आक्रमण के बाद भी, जो तैमूर का आक्रमण होता है 1398 ईस्वी में, उसके बाद भी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का जो अंतिम शासक होता है वो शासन करता है, लेकिन 1412 तक आते आते उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1412 के बाद से जो 1412 से लेकर 1414 2 वर्ष का समय, उस समय कोई भी अप्रोप्रिएट वंश या अप्रोप्रिएट शासक की सत्ता नहीं दिखाई देती। तो उस जो 2 वर्ष का समय है 1412 से लेकर 1414 का समय है, उसको दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्थाओं का दौर या फिर अंधकार के काल के नाम से जाना जाता है। तो जब 2 वर्ष जो 1412 से लेकर 1414 वर्ष का 2 वर्ष का समय, जब किसी वंश की पर्टिकुलर सत्ता नहीं दिखाई देती है, तो इतिहासकारों ने उस 2 वर्ष के समय को भी तुगलक वंश में ही शामिल कर दिया। तो तुगलक वंश का बेसिकली समय जो निकल के आ जाता है 1320 से 1414 तक। अब यहीं से देखिए हिडन क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में अंधकार का काल किस समय को कहा जाता है, अव्यवस्थाओं का दौर दिल्ली सल्तनत में किस समय रहा? तो 1412 से 1414 तक का। ठीक है, इसके बाद जो है तीसरा वंश हो गया हमारा। इसके बाद चौथा वंश निकल के आएगा हमारा सैयद वंश। सैयद वंश, सैयद वंश का समय जो है हमारा 1414 से लेके 1451 तक। ठीक है, इसके बाद पांचवा जो वंश निकल के आएगा हमारा लोधी वंश। लोधी वंश, ठीक है, लोधी वंश का जो समय है निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा 1451 से लेके 1526 तक।
तो ये सारे 5 राजवंश हमें दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पढ़ने हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हिडन क्वेश्चन क्या हो सकता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि कौन सा जो दिल्ली सल्तनत में वंश था जिसने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया था, और कौन सा दिल्ली सल्तनत का वंश था जिसने सबसे कम समय तक शासन किया था। तो आप यहीं से देख लीजिए, सारे ईयर को आप निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो जैसे ये 1206 से 1290 तक, तो ये कितने समय तक इन्होंने शासन किया था, सीधा सीधा निकल के आया 84 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था, जो गुलाम वंश था। खिलजी वंश का देखिए निकल के आएगा, ये 30 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था खिलजी वंश ने। तुगलक वंश का निकल के आएगा 94 वर्ष, ठीक है। इसके बाद सैयद वंश का निकल के आएगा 37 वर्ष, 37 वर्षों तक सैयद वंश ने शासन किया था। और लोधी वंश का जो निकल के आएगा, ये हमारा कितने वर्षों तक किया था इन्होंने, 75 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। तो अब आपको डायरेक्टली आंसर मिल गया होगा कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा ऐसा वंश था जिसने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया था। तो सीधा सा उसका आंसर हो जाएगा हमारा तुगलक वंश जो था हमारा दिल्ली सल्तनत में, जिसने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया हुआ था, सबसे ज्यादा समय तक शासन किया हुआ था। और इसी में से सबसे कम समय तक किस वंश ने शासन किया था, तो उसका आंसर निकल के आ जाएगा खिलजी वंश। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको हिडन याद रखने हैं, और ये क्वेश्चन भी आपको हिडन याद रखना है। इसके बाद हमने यहाँ पर आपको चीजें बताई थी, 1412 से लेकर 1414 तक दिल्ली सल्तनत के काल को अंधकार का काल बोला जाता है या फिर अव्यवस्थाओं का दौर बोला जाता है, वो हिडन क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये देखिए बेसिकली बातों से आपको हिडन क्वेश्चन कितने सारे मिल गए। तो आप इसको देख लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी हमने सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। बस आपको ये सारी चीजें समझ लेनी है, कहां से क्या चीजें आ रही हैं। और इसमें देखिएगा कई चीजें आपने पढ़ रखी होंगी, और उसमें देखिएगा अभी आप कितनी चीजें नई मिलेंगी, अभी जो मैं पढ़ाऊंगा कितनी चीजें नई मिलेंगी जो आपको पेपर में डायरेक्टली पूछी जाएंगी, और वो चीजें आपको याद नहीं रह पाती हैं। तो अभी देखिएगा कितने आसान शब्दों में चीजें याद हो जाएंगी। अब इसमें जो है हमें सबसे पहले अपना पढ़ेंगे हम कौन सा वंश, पहला वंश हमारा गुलाम वंश, स्टार्टिंग होती है गुलाम वंश से। अब इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कितने शासक आए, इसमें क्या हुआ, सारी चीजें गुलाम वंश को पढ़ेंगे, ठीक है। गुलाम वंश जो चलता है हमारा 1206 से लेके 1290 तक, ठीक है। तो गुलाम वंश का जो समय आपको मैंने बता दिया 84 वर्ष तो गुलाम वंश के शासकों ने शासन किया था। अब इसमें ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आएगा कि गुलाम वंश में बेसिकली कितने शासक हुए, बेसिकली कितने शासक हुए गुलाम वंश में शासन किया। तो सीधा सा आंसर होगा इसमें 11 शासक, 11 शासक गुलाम वंश में हुए, ठीक। तो इसके बाद हमारा आएगा अगला क्वेश्चन निकल के आएगा कि गुलाम वंश की शुरुआत कौन करता है या फिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कौन करता है। तो यहां से आंसर निकल के आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इस सभी को पता होता है ये बात, तो इसमें नया क्या है अभी बताते हैं, नया क्या है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अगर पूछेगा दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कौन करता है या फिर गुलाम वंश की शुरुआत कौन करता है, अर्थात गुलाम वंश का संस्थापक या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसको माना जाता है, तो उसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक शब्द पे बहुत ज्यादा जोर दीजिएगा। यहां पे हमने बताया कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन होगा, तब आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश ने क्या किया था, दिल्ली सल्तनत की जो शासन व्यवस्था थी उसको पूरा व्यवस्थित तौर पर इल्तुतमिश ने सही किया था। तो इसीलिए दिल्ली, और उसने जो राजधानी है वो लाहौर से दिल्ली कर दी थी। तो इस सब चीजों को देखते हुए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जब पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। लेकिन जब क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली सल्तनत का संस्थापक या गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश की शुरुआत किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसका आंसर होगा, ठीक। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम में ये ऐबक शब्द कहां से जुड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम में ये ऐबक शब्द जो है कहां से आया, तो मध्य एशिया में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था जो हमारा ऐबक तुर्क जनजाति से संबंधित था। मध्य एशिया में एक ऐबक तुर्क जनजाति थी, उसी से ये हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक संबंधित था। तो वहीं से ये इसके नाम में ये ऐबक शब्द लग गया। तो ऐबक कहां से निकल के आया इसके नाम में, ऐबक तुर्क जनजाति से संबंधित था, ऐबक तुर्क जनजाति से संबंधित था, तो इसके नाम में ऐबक शब्द लग गया कुतुबुद्दीन ऐबक के, ठीक है। अब इसके बाद
कुतुबुद्दीन कहां से आया इसके नाम में? तो ये जो हमारा कुतुबी वंश से संबंधित था, कुतुबी वंश से हमारा संबंधित था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित था? कुतुबी वंश से। किस तुर्क जनजाति से संबंधित था? ऐबक तुर्क जनजाति से। तो वहीं से इसका पूरा नाम निकल के आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वहीं से पूरा नाम निकल के आ गया कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यहां से हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो बेसिकली बातें हैं वो चीजें समझ लेते हैं, क्या क्या रहेंगी इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक में कुतुबुद्दीन ऐबक में सबसे पहले इसके बारे में बेसिकली बातें हम आपको बताते हैं क्या क्या हो सकती हैं, जो सभी को पता होती हैं। फिर इसके बाद बताएंगे जो लोगों को अक्सर नहीं पता होती, जिन पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, और आजकल जो क्वेश्चन है पीसीएस वाले खासकर ध्यान दें, वहीं से क्वेश्चन आएगा। अब क्या रहेगा ये हमने आपको देखिए बताया। ऐबक शब्द ये नहीं पता होगा लोगों को। ऐबक शब्द कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम में कहां से आया? तो ऐबक नामक तुर्क जनजाति थी। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित था? कुतुबी वंश से संबंधित था। ठीक है, ये बात हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की जब शुरुआत होती है, जब हमारा गुलाम वंश की शुरुआत करता है, तो पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक का समय कब से कब तक रहा, कब से कब तक इसने शासन किया? तो 1206 से लेके 1210 तक इसका समय था। 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद जब ये शुरुआत करता है तो इसकी कुछ उपाधियां होती हैं, इसको कुछ अन्य नाम से भी जाना जाता है, कुछ उपाधियां होती हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। कौन कौन सी उपाधियां होती हैं? तो इसको न्यायपूर्ण शासक के रूप में भी जाना जाता है। न्यायपूर्ण शासक के रूप में दिल्ली सल्तनत में किसको जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो न्यायपूर्ण इसकी एक उपाधि हो गई। दूसरी उपाधि इसकी क्या है? लाख बख्श इसकी उपाधि होती है। लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला, लाख बख्श। तो इसकी एक अन्य उपाधि भी हो जाती है लाख बख्श। इसी तरह इसकी एक तीसरी उपाधि हो जाएगी पील बख्श। पील मतलब हाथी, तो पील बख्श मतलब हाथियों का दान करने वाला। ठीक है, इसके बाद इसकी अन्य उपाधियों में इसका अगला आएगा इस कुरान ख्वां भी इसकी एक अन्य उपाधि होती है। 5 वक्त के नवाजी होते हैं ये, 5 वक्त के नवाजी होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और दूसरी बात बहुत ही विद्वता के कारण बहुत ही विद्वान व्यक्ति होता है, उसी वजह से इसकी एक अन्य उपाधि कुरान ख्वां भी रहती है। और एक उपाधि और है इसकी हातिम द्वितीय। हातिम द्वितीय किसकी उपाधि थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। हातिम द्वितीय का सीधा सा मतलब है दूसरों की भलाई करने वाला। तो इसकी देखिए 5 उपाधियां अलग से आपको मैंने बताई, न्यायपूर्ण, लाख बख्श, पील बख्श, कुरान ख्वां, हातिम द्वितीय। ये सारी उपाधियां किसकी हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक की सारी उपाधियां हैं। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक में अब थोड़ा सा समय की बात करते हैं। जब ये शासक बनता है तो इसने क्या क्या किया और कब कब समय में क्या क्या स्टार्ट किया। तो सबसे पहले 1206 से लेके 1208 तक, 1206 से लेके 1208 तक इसको जो है मोहम्मद गोरी देखिए कुतुबुद्दीन के, मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताऊंगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के दास के रूप में जो शुरुआत होती है, तो इसकी गुलाम के रूप में जो शुरुआत होती है, ये शुरुआत कहां से होती है? तो एक व्यक्ति होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, जो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी तक नहीं पूछा गया है, वो मैं बता देता हूं उसका नाम। फखरुद्दीन अब्दुल अजीज। फखरुद्दीन अब्दुल, ये नाम याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन ये पूछने की पूरी पॉसिबिलिटी है, पीसीएस वाले जरूर ध्यान दें। फखरुद्दीन अब्दुल अजीज, तो ये प्रथम व्यक्ति था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास के रूप में सर्वप्रथम खरीदा था। दास के रूप में सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक को फखरुद्दीन अब्दुल अजीज ने खरीदा था। अब इससे बाद में चलकर कुछ समय बाद मोहम्मद गोरी ने गजनी में कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को दास के रूप में किसने खरीदा था? फखरुद्दीन अब्दुल अजीज ने। अब फखरुद्दीन अब्दुल अजीज से मोहम्मद गोरी ने खरीदा था गजनी में कुतुबुद्दीन ऐबक को, इससे। ठीक, तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा बुक में, क्वेश्चन जरूर आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है,
तो देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था जो हमारा, वो मोहम्मद गोरी का दास था, लेकिन मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु जो है 1206 में हो जाती है। तो ये जो अपनी दास्ता से इनको मुक्त नहीं कर पाए थे, मोहम्मद गोरी भाई साहब जो थे हमारे, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी दास्ता से मुक्त नहीं कर पाए थे। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का बहुत ही प्रिय सरदार या गुलाम था। ठीक है, तो 1206 तक 1206 से लेकर 1208 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि के साथ शासन नहीं किया था। इसने किस रूप में शासन किया था? मलिक या फिर सिपाह सालार, मलिक या फिर सिपाह सालार के रूप में शासन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1208 तक। इसके बाद 1208 से लेके 1208 में क्या होता है? 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की उपाधि धारण करता है। अब कैसे धारण करता है इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बैकग्राउंड बताएंगे। देखिए अब यहां से अच्छे से इसको समझिए। जो 1206 से लेके 1208 तक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो हमारा किसके रूप में शासन करता है? मलिक या फिर सिपाह सालार के रूप में काम करता है। सिपाह सालार के पद पर काम करता है, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है। अब जो मोहम्मद गोरी का जो पूरा साम्राज्य, पहली बात तो ये जान लीजिए मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं होता है। तो वो जो उसके गुलाम होते हैं, जो सरदार होते हैं, उन्हीं को वो अपना पुत्र मानते थे मोहम्मद गोरी भाई साहब। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद इनके 3 प्रमुख सरदार, 3 प्रमुख गुलाम जो निकल के आते हैं मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद, इसके 3 जो हमारे गुलाम जो होते हैं, कौन कौन से? एक हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक, इसके बाद निकल के आता है कुबाचा, इसके बाद निकल के आता है यलदौज। ठीक है, तो जब गोरी साहब की मृत्यु हो जाती है 1206 में, तो जो इसका पूरा विजित क्षेत्र होता है मोहम्मद गोरी का जीता हुआ, तो यलदौज क्या करता है? गजनी में शासन स्थापित कर लेता है। गजनी की सत्ता शासन कौन स्टार्ट कर देता है गोरी की मृत्यु के बाद? यलदौज गजनी में शासन स्थापित करता है। ठीक है, कुबाचा क्या करता है? सिंध तथा मुल्तान के क्षेत्र में, सिंध एंड मुल्तान के क्षेत्र में शासन करता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है हमारा, वो हमारा भारतीय विजय क्षेत्र जो गोरी ने जीते थे, उनकी सत्ता ये कुतुबुद्दीन ऐबक संभालते हैं। भारतीय क्षेत्र ये हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक सत्ता संभालते हैं। अब ये तो इसके गुलाम सरदार थे। अब लेकिन जो मोहम्मद गोरी का जो परिवार का कोई पुत्र तो था नहीं मोहम्मद गोरी का, तो परिवार का एक उत्तराधिकारी भतीजा, इसका उत्तराधिकारी भतीजा इनकी मृत्यु के बाद, गोरी की मृत्यु के बाद गौर का शासन संभालता है। गौर का, जो मोहम्मद गोरी भाई साहब है मूलतः कहां संबंधित होते हैं? गौर से ही संबंधित होते हैं ना, इनकी ताजपोशी गौर में ही होती है ना। तो मोहम्मद गोरी जो है हमारे गौर संबंधित होते हैं। तो मोहम्मद गोरी का जो परिवार का उत्तराधिकारी इसका भतीजा होता है, उसका नाम होता है, लोगों को आमतौर पर महमूद पता होता है, इसका पूरा नाम है गयासुद्दीन महमूद। ठीक है, तो गयासुद्दीन महमूद से कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है? अपनी दास्ता से मुक्त होने का फरमान जारी करवाता है। अपनी दास्ता से मुक्त होने का 1206 से 1208 तक कुतुबुद्दीन ऐबक आप देख रहे हैं कि मलिक या सिपा सालार के रूप में शासन करता है। लेकिन 1208 में, जो अगला वर्ष आएगा यहाँ पे 1208 है, 1208 में मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी भतीजा गयासुद्दीन महमूद से अपनी दास्ता का मुक्ति करता है। अपनी दास्ता को, अपनी जो गुलाम जो इसका था, अपनी दास्ता से मुक्ति पाता है, अपनी इससे प्रमाणित करवाता है अपनी दास्ता को। और उसके बाद 1208 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, तब वो सुल्तान की उपाधि धारण करता है। तो इसके बैकग्राउंड के पीछे देखिए, तो यहीं से क्वेश्चन निकल के आएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अपनी दास्ता को मुक्त किससे कराया था? तो मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी भतीजे गयासुद्दीन महमूद से।
ठीक, अब इसके बाद जब इसका बैकग्राउंड समझ लिया तो थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का विवाह है, कुतुबुद्दीन ऐबक का विवाह जो था हमारा यल्दौज की पुत्री से हुआ था। यल्दौज की पुत्री से कुतुबुद्दीन ऐबक का विवाह हुआ था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बहन का विवाह कुबाचा से हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक की बहन का विवाह कुबाचा से हुआ था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारतीय क्षेत्रों को संभालता है इसकी मृत्यु के बाद गौरी की। कुबाचा जो है सिंध तथा मुल्तान के क्षेत्रों को संभालता है। और यल्दौज जो है गजनी में अपनी सत्ता स्थापित करता है। तो ऐबक साहब जो है हमारे 1208 में क्या करते हैं, सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं। अपनी दास्ता से मुक्त हो जाते हैं, उत्तराधिकारी भतीजा से दास्ता से मुक्त होने का सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं और सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, लेकिन अब ऐबक धारण तो सुल्तान की उपाधि कर ली, लेकिन अब ज्यादा इनका फायदा नहीं रहा उस उपाधि को धारण करने का। क्यों? क्योंकि 1210 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। अब लोगों को क्या याद रहेगा पेपर में, वही बताता हूं, जिससे क्वेश्चन अब नहीं आता है, वो कथा कहानियों तक बातें रहेगी। मृत्यु, अब कुछ लोग पूछेंगे इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो इसकी मृत्यु जो है पोलो खेलते समय हो गई थी। पोलो या फिर चौगान जिसी को बोलते हैं, चौगान, पोलो या फिर चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। वो जो घोड़े पर चढ़कर हॉकी वॉकी लेके खेलने वाला खेल होता है ना, तो घोड़े से गिर गए होंगे, ठीक है, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन ये क्वेश्चन कथा कहानियों तक अच्छा लगता है, लेकिन यहां से क्वेश्चन अब पेपर में नहीं आता है। तो मेन इसमें क्वेश्चन अब इसके बाद जो मैं बात बताने जा रहा हूं, ये सब तो देखिए सभी को पता होता है, बेसिकली बातें हैं, जिसने भी पढ़ा है एक बार जीएस उसको ये बातें पता होंगी। अब लेकिन जो बातें पता नहीं होती लोगों को, और जहां से अब की बार पीछे से पेपर में क्वेश्चन आएगा भी, वो आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, वही मैं बता रहा हूं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो हमारे दरबारी विद्वान निकल के आते हैं, कई सारे इसके दरबारी विद्वान होते हैं। तो कौन कौन से दो मुख्य इसके दरबारी विद्वान होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के। एक का नाम होता है हसन निजामी, हसन निजामी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का सबसे दरबारी विद्वान होता है हसन निजामी। और हसन निजामी की जो पुस्तक है, हसन निजामी की जो पुस्तक है ताजुल मासिर, ताजुल मासिर। तो यहीं से क्वेश्चन निकल गएगा। हसन निजामी जो थे हमारे, हसन निजामी, ये हमारे किसके दरबारी विद्वान थे, किसके संरक्षण में थे, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के। और हसन निजामी की जो पुस्तक है, ये क्या है, ये पुस्तक है। ठीक है, पुस्तक इनकी कौन सी है, ताजुल मासिर। और एक यहीं से और दरबारी विद्वान निकल के आता है, उसका नाम है हमारा, थोड़ा नाम देखिएगा टफ है, लेकिन चीजों को बार बार दोहराने से चीजें आसान हो जाती हैं। जब मैं बोल पा रहा हूं देखिए आप भी बोल लेंगे, बस उनको आपको दोहराना है, सीधी सी बात। फक्र ए मुदाबिर, फक्र ए मुदाबिर। ठीक है, तो इसका एक अन्य दरबारी विद्वान इनके संरक्षण में था, फक्र ए मुदाबिर। और इसकी पुस्तक कौन सी थी, इसकी पुस्तक का नाम है आदाब उल हरबबा सुजात। देखिए कितना कठिन नाम है, आदाब उल हरबबा, आदाब उल हरबबा सुजात। ठीक है, ये क्वेश्चन लेकिन पूछा नहीं गया है कभी, और पूछा भी नहीं जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हसन निजामी किसके दरबारी विद्वान थे, किसके संरक्षण में थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के। हसन निजामी की पुस्तक ताजुल मासिर और फक्र मुदाबिर, नाम बस याद रख लीजिएगा, इसके पुस्तक का नाम नहीं भूल भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाम आपको पता होना चाहिए। फक्र मुदाबिर किसके संरक्षण में थे, किसके समकालीन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के। ठीक है, और यही क्वेश्चन पीसीएस वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में पूरी तरीके से। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ स्थापत्य कार्य देख लेते हैं कि इनके समय पे क्या क्या निर्माण हुआ, कौन कौन से मकबरे बनाए गए, इनका मकबरा कहां पर है। तो सबसे पहली बात देखिए, मैं आपको ये बता दूं, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो राजधानी होती है वो लाहौर में होती है। ठीक है,
बाद में चलकर इल्तुतमिश के समय राजधानी सुरक्षा कारणों की वजह से दिल्ली हो जाती है और बाद में दिल्ली कंटिन्यू रह जाती है। इसीलिए बाद में दिल्ली लगातार कंटिन्यू रह जाती है पूरी सल्तनत काल में, इसीलिए इस सल्तनत का नाम बेसिकली दिल्ली सल्तनत हो जाता है। जबकि शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से की थी, लेकिन लाहौर इसका नाम नहीं है, लाहौर सल्तनत, दिल्ली सल्तनत नाम है। दिल्ली सल्तनत होने का केवल यही रीजन है कि इल्तुतमिश के बाद में कंटिन्यू दिल्ली राजधानी रह जाती है, तो इसी वजह से इसका नाम जो है दिल्ली सल्तनत रख दिया गया। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी, तो जाहिर सी बात है कि आपको यहीं से कनेक्ट कर लेंगे चीजों को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का पूछेगा मकबरा कहां पर था, तो आपका आंसर हो जाएगा लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा था। तो आप यहां से डायरेक्टली याद करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो था कहां पर था, लाहौर में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में था और राजधानी भी जो थी हमारी प्रारंभ में लाहौर ही थी। ठीक है, राजधानी भी लाहौर थी और कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा भी लाहौर में था। मकबरा से क्वेश्चन जरूर आता है, पूछता है किसका कहां पर मकबरा स्थापित है, तो मकबरा जो है हमारा इसका लाहौर में था। राजधानी दिल्ली सल्तनत की प्रारंभ में लाहौर ही थी। इसके बाद स्थापत्य कार्य हम देखने जा रहे थे कि इसके समय पे क्या क्या स्थापत्य कार्य हुए, क्या क्या स्थापत्य कार्य हुए इसके समय पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्थापत्य कार्य तो इसके समय देखिए क्या होता है, कुतुब मीनार की शुरुआत होती है इसके समय। कौन शुरुआत करवाता है कुतुब मीनार की, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण इसी के समय प्रारंभ होता है। ठीक है, लेकिन निर्माण तो प्रारंभ होता है, लेकिन अंत जो है इसके समय नहीं हो पाता है। बेसिकली स्टार्टिंग में कुतुब मीनार जो है हमारी 4 मंजिला निर्धारित की गई थी, 4 मंजिला बनाई जाएगी, लेकिन 4 मंजिल के पहले ही बनने शुरुआत तो करवा देते हैं, लेकिन उसके बनने के पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है पूरा किसके शासनकाल में होता है, इल्तुतमिश, जो आगे इल्तुतमिश शासक बनेगा तो वो उसके समय पर जो हमारा कुतुब मीनार का निर्माण पूरा होता है। लेकिन इन्होंने कुतुब मीनार का जो है निर्माण जो इन्होंने आरंभ कराया, लेकिन पूरा नहीं करवा पाए। ठीक, कितने मंजिला इन्होंने प्रस्तावित करी थी, 4 मंजिला, लेकिन वर्तमान में देखेंगे आप कुतुब मीनार जो है हमारी 5 मंजिला है। तो 5 मंजिला कैसे है, फिरोज शाह तुगलक के समय कुतुब मीनार का 4था मंजिल जो है हमारा क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक जो है लोक कल्याणकारी में कार्यों में ज्यादा रुचि रखते थे। तो ये क्या करते हैं, फिरोज शाह तुगलक आगे चल के 4थी मंजिल को तो मरम्मत करवाते हैं और लगे हाथ 5वीं मंजिल भी फिरोज शाह तुगलक बनवा देते हैं। इसीलिए वर्तमान में कुतुब मीनार जो है हमारी 5 मंजिला आपको दिखाई देगी। और कहां पर इसका निर्माण होता है, तो दिल्ली में ही होता है। दिल्ली में कौन से स्थान पर, महरौली एक दिल्ली में जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। महरौली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाते हैं। अब एक क्वेश्चन और भी आएगा, ये कुतुब मीनार का निर्माण जो आरंभ करवाते हैं किसके सम्मान में, कौन सा एक सूफी संत होता है, किसके सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाते हैं। तो एक सूफी संत होता है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन काकी के सम्मान में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण ये आरंभ करवाते हैं। ठीक है, तो ये कुतुब मीनार से देखिए संबंधित कितने सारे फैक्ट हैं और ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इसके बाद और क्या स्थापत्यकार होते हैं इनके समय पे, कुतुब मीनार तो होगी, इसके अलावा और क्या क्या होता है, तो एक मस्जिद का भी निर्माण इन्हीं के समय पे होता है, उसका नाम होता है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके समय होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय ही। अब देखिए आप इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि जब आगे चल के आप अभी कई सारे शासक पढ़ोगे तो ये किसके समय में कौन कौन से स्थापत्यकार हुए, ये थोड़ा सा याद करना एक जटिल समस्या आ जाएगी। तो मैं बता रहा हूं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कुतुबुद्दीन नाम है उसका, तो कुतुबुद्दीन से ही देखिए मिलता जुलता है कुतुब
कुतुब मीनार, तो आप डायरेक्टली यहीं से कनेक्ट कर लेंगे कि कुतुबुद्दीन से ही संबंधित है कुतुब मीनार, मतलब इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय ही स्टार्टिंग प्रारंभ हुआ था। इसके बाद कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके समय करवाया गया था, तो इसमें भी देखिए कुतुब शब्द आया है, तो इसमें भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही आंसर इसका हो जाएगा। ये याद करने का आपको छोटा सा मैं तरीका बता रहा हूं या फिर मान लीजिए ट्रिक बता रहा हूं, जिससे आपको क्या रहता है, चीजों को नेचुरली कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना तो चीजें याद होंगी। अब इसके बाद एक और इनके समय महत्वपूर्ण निर्माण होता है, 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, ये भी हमारी दिल्ली वाले प्रांगण में महरौली में ही, ठीक है, महरौली में ही ये भी। इसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद जो है हमारी कहाँ पर, अजमेर में, इन्हीं के समय स्थापत्यकार उसका भी होता है। तो ये देखिए स्थापत्य से क्वेश्चन आएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसके समय पे आरंभ हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, लेकिन अंतिम रूप से इसको पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने, ठीक है। और 5वीं मंजिल बनाने का श्रेय किसको जाता है, फिरोज शाह तुगलक को, ठीक। 4 मंजिला थी। इसके बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में, बख्तियार काकी के सम्मान में जो है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किया था। इसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसी के समय पे बनाया गया था, 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से मस्जिद। इसके बाद कुतुब उल इस्लाम मस्जिद नाम से भी इसी के समय बनाया गया था। तो ये स्थापत्य से संबंधित चीजें हो गई, ठीक है। मृत्यु आपको हमने बता दी, ये हमारी कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी यहाँ से खत्म होती है। अब इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद 1210 में जब मृत्यु हो जाती कुतुबुद्दीन ऐबक की, तब इसके बाद की कहानी क्या होती है, अगला शासक जो आराम शाह बनता है वो कैसे, इसका पुत्र कैसे बनता है, फिर उसके बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश जो है उसको जूत की लड़ाई में हराता है, वो कैसे करता है, वो आगे हम डिटेल में आपको पूरा बताते हैं। देखिए इसके बाद क्या होगा हमारा, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद, अब कुछ जो तुर्क सरदार थे, प्रारंभ में राजधानी लाहौर थी, ठीक है, कुछ तुर्क सरदारों का गुट था वो लाहौर में था, कुछ तुर्क सरदारों का जो गुट था वो दिल्ली में था, ठीक है। तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है, देखिए पहले आपको मैं बैकग्राउंड में एक चीज पहले बता दूं, आप देखिए अभी पूरे जब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो एक वर्ड से बहुत अच्छे से परिचित हो जाइए, अमीर। अमीर वर्ड से बहुत अच्छे से परिचित करवा देता हूं आपको। अमीर, ये वो वाला अमीर नहीं है, अमीर गरीब। अमीर शब्द का यहां पे क्या मतलब है, तो जो दिल्ली सल्तनत में जो हमारे तुर्क सरदार लोग होते थे, जो दिल्ली सल्तनत में हमारे तुर्क सरदार लोग होते थे, जो किसी प्रशासनिक पद पर आसीन होते थे, उनको हम अमीर बोलते थे। जो तुर्क सरदार लोग थे वो किसी प्रशासनिक पद पर आसीन होते थे, उनको हम अमीर बोलते थे। और पूरे अमीरों को कई सारे अमीर मिलाकर एक वर्ग बनाते थे, तो वहीं से अमीर वर्ग निकल के आता है। तो कई सारा जो अमीर वर्ग जो है लाहौर में भी था, कई लोगों का अमीर वर्ग जो है हमारे दिल्ली में भी थे। तो जो प्रारंभ में जो लाहौर के समर्थक जो कुतुबुद्दीन ऐबक वाले थे, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है तो लाहौर के जो तुर्क सरदार लोग थे, तुर्क अमीर लोग थे लाहौर के, वो क्या करते हैं, इसके अयोग्य पुत्र को शासक बना देते हैं। अगला कौन इसका अयोग्य पुत्र, आराम शाह। जैसा नाम वैसा काम, आराम ही करते रह गए, कुछ कर नहीं पाए भाई साहब। आराम शाह, आराम शाह का समय कब से कब तक मान लेंगे आप, 1210 से 1211, लमसम 8 महीने का समय, केवल 8 महीने का समय तक केवल इन्होंने शासन किया। बिल्कुल अयोग्य किस्म का शासक, कोई अपनी कोई भावी योजना नहीं, बना बनाया पिताजी का पूरा राज सिंहासन सब इनको मिल गया। लेकिन तो लाहौर के सरदारों ने क्या किया, जब इसकी मृत्यु हुई कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो आराम शाह को शासक बना दिया। लेकिन किया जब दिल्ली के सरदारों को ये बात पता चली कि अयोग्य शासक बना दिया गया है दिल्ली सल्तनत में, तो दिल्ली सल्तनत के एक बहुत बड़ा खतरा दिल्ली के सरदारों को सब महसूस होने लगा। तो दिल्ली के जो तुर्क अमीर लोग थे उन्होंने क्या किया, इल्तुतमिश के पास निमंत्रण भेजा, इल्तुतमिश के पास निमंत्रण भेजा। और जो इल्तुतमिश क्या था, इल्तुतमिश ऑलरेडी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से
हुआ था। इल्तुतमिश उस समय जब क्या था, बदायूं का सूबेदारी कौन संभाल रहा था उस समय, इल्तुतमिश संभाल रहा था। तो बदायूं की जो सबसे अच्छी सूबेदारी मानी जाती थी उस समय वहां का सूबेदार या इक्तादार इल्तुतमिश था। तो दिल्ली के जो तुर्क सरदार थे उन्होंने उसको इल्तुतमिश को निमंत्रण भेजा कि भैया दिल्ली की गद्दी पर एक अयोग्य शासक बैठ चुका है। अब जो पूरा दिल्ली का सल्तनत जो हमारा नया राज्य फॉर्मेट हो रहा है बिल्कुल बर्बादी के कगार पर, अब ये इसका पतन चालू हो जाएगा। तो जब ये बात इल्तुतमिश को पता चलती है तो इल्तुतमिश तुरंत आता है और देखता है कि बात बिल्कुल सही है। जो पूरा दिल्ली सल्तनत को गोरी साहब ने, ऐबक साहब ने और मैंने खुद इतनी मेहनत से करके पूरे विजित क्षेत्रों को भारत में जीता हुआ है, और ये जो अयोग्य इनका पुत्र बैठ गया है ये तो पूरे दिल्ली सल्तनत की लुटिया ही डुबो देगा, सीधी सी बात। ठीक है, तो इसके बाद तो इससे युद्ध होता है इल्तुतमिश का, आराम शाह वर्सेस इल्तुतमिश का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है इन दोनों के बीच में? युद्ध की लड़ाई। अब क्वेश्चन देखिए यहीं से आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। युद्ध की लड़ाई किनके किनके बीच में हुई थी? आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में। इल्तुतमिश भाई साहब जीत जाते हैं, आराम शाह की मृत्यु हो जाती है और इल्तुतमिश जो है अगला शासक बन जाता है। तो पहला शासक दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हमारा आराम शाह के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश, जो कि हमारा आराम शाह को युद्ध की लड़ाई में हराता है और अगला शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी बैठ जाता है। और इल्तुतमिश का जो वर्ष हो जाएगा हमारा 1211 से लेके 1236 तक, 1211 से लेके 1236 तक। अब इल्तुतमिश क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भर भर के पेपर में आते हैं। तो इस टॉपिक को हम अगली क्लास में पूरा डिटेल में इल्तुतमिश के बारे में समझेंगे। आज आपको हमने कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के बारे में जितना इंपॉर्टेंट था वो बता दिया, और उसके बाद अमीर शाह तो जरूरी आप समझ लीजिए। बताओ, एक बार फिर से बता देता हूं, जो तुर्क सरदार लोग होते हैं जो किसी प्रशासनिक पद पर दिल्ली सल्तनत में आसीन होते थे उन्हें हम अमीर बोलते थे। ठीक है, तो अभी आप आगे चल के आप नाम देखिए कई जगह सुनेंगे अमीर अमीर अमीर, लेकिन आप वो अमीर गरीब वाला अमीर मत समझ लीजिएगा, अमीर का मैंने मतलब बता दिया। ठीक है, तो अगली क्लास से हम इल्तुतमिश के बारे में डिटेल में समझेंगे, जो सारी चीजें इल्तुतमिश से, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को अच्छे से पढ़िए और इसी तरह लगातार मेहनत करते रहिए। चीजों को देखिए, पीडीएफ के माध्यम से हम सारी आपकी कवर करा चुके हैं पूरी दिल्ली सल्तनत, क्यूजेस के माध्यम से भी कवर करा दिया, लेकिन वीडियोस को देखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियोस को देखने से आपको चीज़ें आप बिल्कुल 100% याद हो जाएंगी और कुछ चीज़ें देखिएगा नई भी मिलेंगी जो लोगों को अक्सर नहीं पता होती। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए और बाकी आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।